लीक बना सरकार का सिरदर्द। नकल रोकने को बने नए कानून पर उठ रहे सवाल। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जितनी भी भर्तियां हुई है, एक भी भर्ती साफ तरीके से नहीं हो रही और सभी भर्तियां संदेह के घेरे के अंदर है। सख्त प्रावधानों के बाद नकल धांधली पर लगाम लगने की थी उम्मीद। पहली ही अग्नि परीक्षा पास नहीं कर पाया नकल रोधी कानून। किरोड़ी लाल मीणा हमलावर, कहा दूसरी परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए प्रमाण है। ये बड़ा गलत है। आखिर में पेपर पे पेपर लीक होता जा रहा है और जिस फर्म को ये पेपर बनाना दिया गया PCL, वो पहले ही CBI के रडार पर है। आम आदमी पार्टी भी मुद्दे को लपकने की जुगत में सरकार पर उठाए सवाल। और इस तपती हुई गर्मी में बेचारा देखिए कैसे पेपर देने जा रहा है और ये कांस्टेबल भर्ती पेपर जो है लीक हो गया। बेरोजगार महासंघ ने भी पेपर लीक को लेकर खोला मोर्चा। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पेपर माफियों की संपत्ति जब्त करो, जब्त करो, जब्त करो, जब्त करो। बेरोजगारों की परीक्षा कब तक? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में JP शर्मा। रीट में हुई धांधलियों को नकल रोधी कानून के बाद गड़बड़ियों की आखिरी कड़ी मानना भूल साबित हुआ। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक ने बता दिया कि धांधलियों का पैरेलल सिस्टम चलाने वाले हमारे सिस्टम से कहीं ज़्यादा मुस्तैद हैं और बेखौफ भी। बात ज़्यादा गंभीर तब हो जाती है जब लीक के सवालों में खुद पुलिस महकमा घिरता है। सो कोई आश्चर्य नहीं है कि बाढ़ ही खेत को खा रही है जैसे जुमलों से सोशल मीडिया रंगा हुआ है। रीट धांधली को लेकर सदन के अंदर बाहर सरकार पर पुरजोर हमले करते रही भाजपा को एक बार फिर सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। तो बेरोजगार संघ और राजस्थान में राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए आई आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर गई है। तो परीक्षाओं से धांधली के कैंसर का मर्ज कैसे दूर हो, आज प्राइम डिबेट में इस पर बात करेंगे। इन सवालों के जरिए कि तमाम जतन करने पर भी पेपर लीक होना क्या कहता है, क्या उम्मीद के मुताबिक असर नहीं छोड़ पाया नकल रोधी कानून? और अब कानून से आगे नकल धांधली रोकने का उपाय क्या? स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनीता पटेल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विधायक, पूर्व मंत्री। AK जैन साहब, प्रसिद्ध अधिवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वर्णिम जी, किसकी नाकामी माने इसको? देखिए JP जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ सभी को। 8 पारियों में परीक्षा होनी थी और 8 पारियों में परीक्षा हुई। इसमें 16 लाख करीब अभ्यर्थी बैठे, उनमें से जो 2.25 लाख करीब लोग थे, जिनमें से 1,62,000 अपीयर हुए। उस पेपर को वहाँ पे लीक हुआ और तत्परता के साथ पुलिस ने तुरंत उसकी वहाँ पे जहाँ लीक हुआ इसकी जांच की, उन्होंने उनको पता किया उन्होंने। हाँ। और जहाँ लीक हुआ वहाँ तक पहुँचे, किसने लीक किया यहाँ तक भी पहुँच चुके हैं और किस सेंटर से हुआ ये बात सामने आ चुकी है। और इसी कारण से एक जो 14 मई को दूसरी पारी में परीक्षा हुई उसको रद्द किया गया है, जिसे 3 हफ्ते में हम दोबारा कराएंगे। देखिए, कोई कानून जो है ये कानून सजा दे सकता है अपराधियों को, लेकिन अपराधियों को रोकने के लिए अलग तंत्र होता है, वही विकसित हो रहा है। और देखिए, यहाँ पे जिस भी व्यक्ति ने ये कोशिश की वो उसका पता है, वो पुलिस ने 8 लोगों को करीब गिरफ्तार किया है और पुलिस ने ही डिकॉय ऑपरेशन चला करके इस सब चीज का पता किया था। और जिस वक्त ये पेपर लीक हुआ, ये पेपर वायरल हुआ, उससे पहले पुलिस ने इसको पकड़ा, पुलिस ने इसकी जांच करके और ये बताया हम सबको कि ये वाली पारी का परीक्षा रद्द की गई है क्योंकि पेपर लीक हुआ है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो आज हम कह रहे हैं यहाँ पे और बार बार कह रहे हैं, क्योंकि अभी आपने बेरोजगार संघ, युवाओं की भी बात की, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत सरकार लगातार कृत संकल्प है युवाओं को रोजगार देने के लिए। 1 लाख भर्तियों की परीक्षा अभी होनी है और लगातार हो रही है। 2.25 लाख भर्ती हम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कुल 1.5 लाख भर्तियों के लिए 10, 12, 15 परीक्षाएं हुई थी, उनमें से भी 5 में पेपर लीक हुआ था।
तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के उस बात का जवाब दें कि उन्होंने उसको रोकथाम के लिए, नकल माफिया को मिटाने के लिए कोई कानून बनाया? क्या आपने कोई कार्रवाई की? यहाँ एसओजी कार्रवाई कर रही है और एसओजी की कार्रवाई के साथ ही जो हमारे नकल माफिया है उसको तो हमने उन्मूलन किया ही है। और जो यहाँ पे ये छोटे मोटे इस तरह के लोग हैं, क्योंकि देखिए परीक्षा तो कहीं ना कहीं होगी, परीक्षा परिसर है, परीक्षा परिसर में यह किसी कहना चाहिए सरकारी तंत्र से लीक नहीं हुआ। वहां पे परीक्षा नियंत्रक जो था, परिवीक्षक था, उसने प्रयास किया इसको लीक करने का, निकाला पेपर वहां से और पकड़ा गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परीक्षाएं लगातार होती रहेंगी, परीक्षाओं को सही तरीके से कराएंगे। कहीं कुल मिलाकर यही बताना चाह रहे हैं ना कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, जो हुआ ठीक है, जो गलत है उसको ठीक करेंगे, गड़बड़ हुआ यही उसको किया जा ठीक सकता है। करने की कोशिश भी किया आपने। तो इस लिहाज से कि गड़बड़ी हुई तो हमने तुरंत उसको सूंघ भी लिया, गड़बड़ी करने वालों तक पहुंच भी गए और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ये अगर संतोष का बायस है तो फिर किसी भी हत्या हो जाने पर पुलिस तुरंत अगर हत्यारे को गिरफ्तार कर ले, बात खत्म हो जानी चाहिए। दंगे करौली में हुए, आपने कहा भाजपा वालों ने करवाए और फला फला आदमी ने करवाया, आपने उसको चिन्हित कर लिया, खत्म हो जानी चाहिए। संतोषजनक बात, इसके साथ ही संतोष हो जाना चाहिए था। तो अगर इतने में ही संतोष कर ले रहे हैं तब तो ठीक है, फिर सब कुछ ठीक है। स्वर्णिम जी देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, परीक्षा किसी न किसी सेंटर पे तो होगी ही, और सेंटर पे जिस परीक्षा होती है या परीक्षा हम वहाँ पे परिवीक्षक बनाते हैं, सुपरिटेंडेंट बनाते हैं, तो एक उसके लिए विश्वास की बात होती है, विश्वास किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा ही परीक्षा करानी है, उनको उसका मुआवजा दिया जाता है, उनको ऑनरेरियम दिया जाता है, और कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बेकार कराई जाती है। अब ऐसा व्यक्ति कहीं कोई गलत कार्य करे तो वो अपराध की श्रेणी में आता है और अपराधी को सजा उस कानून के मुताबिक दी जाती है। तो फिर जहां तक ये इस दोनों में से एक चीज माननी देखिए, पड़ेगी, या तो हम संतोष कर लें कार्रवाई को लेकर, या फिर हम इसको लाइलाज मान लें, जो आप दूसरी बात कर रहे हैं कि भरोसा करना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ती है। उसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ कर दे तो हर आदमी के अंदर तो जाकर बैठा नहीं जा सकता, अगर कर दे तो कर दे, कार्रवाई तो हो सकती है उसके खिलाफ। ये दूसरा ये है, देखिए मैंने आपको बताया ना कि 8 पारी में परीक्षा हुई, 16 लाख लोगों ने परीक्षा दी, उनमें से 1,62,000 लोगों की परीक्षा जो है निरस्त करनी पड़ी। ये बहुत दुखद विषय है, करनी पड़ी कि जो व्यक्ति जिस जिम्मेदार था, उस जिम्मेदार व्यक्ति ने खुद ही ये पेपर अगर आउट किया अपने सेंटर से निकाल करके, तो यह गलत है। और ये इसको ऐसी सजा मिलेगी जो आगे के लिए नजीर होगी। निश्चित रूप से जो नया कानून बना है उसके सारे प्रावधानों को इस लागू होते हैं और उसके तहत ही कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी जो आगे करने से आदमी डरे। हाँ, ये बात सही है कि कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लो उनकी बात, फिर आता हूँ आपके पास वापस। बोलिए अनिता बघेल जी, बोलिए। शर्मा जी, मैंने स्वर्णिम जी की बात को बहुत गौर से सुना है ना। सरकार का इकबाल होता है एक, और आपने यदि बीजेपी के शासनकाल में कुछ भर्तियों में गड़बड़ी हुई और परीक्षा रद्द करनी पड़ी, तो ये आधार मान के कि हमारे शासनकाल में हो गई तो क्या हो गया। एक तो ये सरासर न्याय नहीं है लोगों के साथ में। हम सब ने देखा है राजस्थान प्रदेश पूरे देश भर में बेरोजगारी के लिहाज से टॉप 2nd राज्य है जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सबसे और उसका सबसे पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा मैं बता रही हूँ, वहाँ तो सरकार मैंने कहा ना, मैंने स्पष्ट कहा हरियाणा है। हाँ। मैंने मना नहीं किया, मैंने इधर उधर नहीं किया। हाँ। परंतु जिस तरह से ये किसके पीछे कारण क्या है, कारण यही है कि जितनी सरकारी भर्तियां हैं वो सब किसी ना किसी कारण से किसी कारण से रद्द हो रही हैं और पेपर आउट हो गया। अभी स्वर्णिम जी ने कहा कि हमने नकल विरोधी कानून बनाया है और उसका असर देखने को मिलेगा। आपको भी मालूम है नकल विरोधी कानून में क्या प्रावधान है, और मुझे भी मालूम है। और मैंने ये जब बिल पास हो रहा था तब भी मैंने ये बात कही थी कि जब खेत ही बाढ़ को खाने लग जाए, बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए, तो फिर कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं पता। मतलब सरकार का इतना भय होना चाहिए। मुझे मालूम है दीपक उत्प्रेती जी ने 1.5 लाख पटवारी भर्ती कराई था और वो पूरी तरह से सफल हुआ। पटवारी की परीक्षा पूरी सफल हुई और उसमें 100% लोगों को पदस्थापन मिला। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग में 2 बार रीट की परीक्षा कराई गई, बड़ी बड़ी परीक्षाएं आयोजित हुई, लेकिन वो पूरी तरह से सफल साबित हुई और उसके बाद में शिक्षकों को नियुक्ति मिली। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी प्रत्यक्षदर्शी मैं स्वयं थी। परंतु इस तरह से आप कहेंगे ये बेरोजगार, मतलब 3.5 लाख युवा या 1,62,000 युवाओं पर ही तो असर हुआ है। आप 1,62,000 युवाओं को बहुत कम संख्या मानते हैं क्या? जो व्यक्ति परीक्षा देता है, जो
तैयारी करता है उसके दिल पर क्या बीतती होगी, क्या गुजरती होगी, ये जब आप परीक्षार्थी के रूप में बैठेंगे जब आपको पता पड़ेगा। परंतु अभी आप सीधे से आप ये कह सकते हैं, तो मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। अच्छा। और इस तरह से अपराध इतना बढ़ गया है, लोग बेखौफ, उनको मालूम है कहीं ना कहीं हमको संरक्षण मिलेगा, कहीं ना कहीं हमको संरक्षण जरूर ठीक है, स्वर्ण जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बोलिए स्वर्ण जी। देखिए, मैं तो छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जेपी जी कि आज कांस्टेबल की परीक्षा में से जो 16 लाख लोगों की हुई, उनमें से एक पेपर को हमने रद्द किया है, बाकी तो हो गए। अभी एक हफ्ते पहले हिमाचल प्रदेश की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पूरी रद्द हुई है। भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है, तो वहां पे क्या इकबाल खत्म हो गया? क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ पे अगर पेपर लीक हुए तो क्या इकबाल खत्म हो गया? हम ये कहना चाहते हैं कि इकबाल हमारा यह है कि हम युवाओं को रोजगार देने के लिए कृत संकल्प होकर के परीक्षाएं करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर इकबाल होता तो आप भी युवाओं को रोजगार देने के लिए करते। अरे आप यहाँ पे जब बेरोजगारी की बात करते, बेरोजगारी तो पूरे हिंदुस्तान में 45 वर्ष में सर्वाधिक है। आता हूं मैं, लेकिन देखिए आप ये कहें कि एक चरण केवल कैंसिल करना पड़ा, रद्द करना पड़ा, दोबारा हो जाएगा। तस्वीरें देखी होंगी भाई साहब, आपने विजुअल्स भी देखे होंगे, जो धूप में खड़े हैं लोग, जिनको चप्पल उतारनी पड़ रही है, वो अपना पूरा पंजा नहीं टिका सकते ज़मीन पर, इसलिए जैसे तैसे करके धूप में खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं। सड़कों पे कैसे खड़े हैं, बसों में कैसे घुस रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो परीक्षा केंद्र तक आने और जाने में परेशानी हुई है। उसके अलावा आदमी ने तैयारी की है, और तैयारी करने के बाद ये मानकर, जिसका पेपर अच्छा हुआ होगा, ये मानकर कि साहब बहुत बढ़िया पेपर मेरा तो हो ही जाएगा, जब उसे पता चले कि पेपर ही रद्द हो गया है तो उसका क्या हाल होगा, इसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। ये कहकर कैसे बचा जा सकता है कि एक चरण रद्द हुआ है? मिथिलेश जैमिनी, कितना संतोषजनक है कि एक ही चरण को रद्द करना पड़ा। देखिए जेपी जी, ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पहले लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम होता है, उसका पेपर आउट होता है, फिर जेईएन का एग्ज़ाम होता है, उसका पेपर आउट होता है, फिर रीट का पेपर होता है, उसका पेपर आउट होता है, और उसके बाद में जो एक बहुत अहम परीक्षा थी कांस्टेबल की, जिसमें रूरल राजस्थान पूरा जुड़ा हुआ है, नौजवान पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम कर रहे थे, उनका सपना टूटना निश्चित रूप से ये सरकार की फेल्योर है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन फेल्योर कौन है इसमें सरकार नहीं, पुलिस का सिस्टम भी फेल्योर है। आप एग्जाम करा रहे हैं, एग्जाम कराने के लिए सबसे पहले आपको उसकी इमेज पता होना चाहिए कि कहाँ हम सेंटर रख रहे हैं। आपके पास आईबी है, आपने जांच कराई कि इतने दिन से आपके पास आवेदन आ रहे थे कि जिस परीक्षा सेंटर में हम करने जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम कराना एक बहुत बड़ी आर्ट है, एक बहुत बड़ी कला है, जिसमें हर आदमी माहिर नहीं हो सकता। उसको पता है कि पेपर कैसे खोले जाते हैं, पेपर कैसे रखे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम कैसे होता है, एक पूरा पैटर्न है एग्जाम का। उस एग्जाम के पैटर्न को आपने डिस्टर्ब किया और उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है। अगर खादी का इकबाल बिक जाएगा तो यही होगा। तो ये जो एग्जाम का मामला है, इसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप किसी को भी पकड़ के ले जाइए। एक बार जो जंगल में एक भैंस जा रही थी, पुलिस हाथी को पकड़ने जा रही थी और पुलिस जो भैंस है वो भी भागती जा रही थी, तो दूसरे जानवरों ने पूछा कि तुम क्यों भागती जा रही हो, कि ये पुलिस पकड़ के मुझे ले जाएगी तो मुझे 20 साल लग जाएगी, मैं हाथी नहीं भैंस हूं। तो हिंदुस्तान की जो न्याय प्रणाली है उसमें कई खोट है, और यही कारण है एंटी चीटिंग बिल जब पास हो रहा था विधानसभा में, तो गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा था कि इसमें हम और सुधार करेंगे और सुझाव लेंगे। लेकिन इस पुलिस की परीक्षा में फेल होने से सबसे ज्यादा वीकनेस क्या है कि पूरे यूथ में एक तरीके से नेगेटिव एनवायरनमेंट है। जो बेरोजगारों के संघ ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री ने हमारी कई बार मदद की है, लेकिन उनके नीचे जो एग्जीक्यूशन करने वाले सिस्टम है, चाहे आरपीएससी हो, चाहे अधीनस्थ सेवा बोर्ड हो, चाहे ये पुलिस विभाग हो, ये पूरी तरह फेल है। ये क्यों नहीं रिटायर्ड प्रोफेसरों की मदद लेते? किसने मना किया इनको? आज तक जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आप क्यों नहीं एग्जाम्स की सेल लेते? आपने जितने एग्जाम सेंटर बनाए उनका फिजिकल फिटनेस सर्वे क्यों नहीं करवाया? आपने क्यों नहीं लिखा कि आप एक रिटायर्ड प्रोफेसर को या रिटायर्ड टीचर को रूम देंगे? आपने क्यों निजी आदमी को देखा? जब रीट में रामकृपाल मीणा ने पेपर आउट कर दिया था तो फिर निजी व्यक्ति को गले लगाने की जरूरत कहां थी? आज जब उस पेपर के बाद हुआ, उसमें पुलिस ने खुद ने स्ट्रॉन्ग रूम में पेपर खोले, आप पहले ही अपना लेते ना आप। इसका मतलब कहीं ना कहीं, इसके अलावा जो सोडाला की स्कूल में हुआ कि एक जो वहां हरियाणा से आया हुआ व्यक्ति 10 लाख रुपए देकर 142 सवालों का जवाब लेकर परीक्षा सेंटर पर, वो तो पकड़ा गया। अब ये तो एक दो पकड़े गए, 11,53,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है 16 लाख में से। उसमें से अगर 10, 20, 30% हो गए तो होगी भर्ती। तो जो पढ़ाई करने वाला है, जो योग्य व्यक्ति है, उसको रोजगार नहीं मिलेगा। रीट में भी यही हो रहा है। आपने रीट लेवल 1 का एग्जाम पोस्टिंग दे दी, लेकिन जिनकी पोस्टिंग नहीं हुई रोज दिन मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ, हमारा कैरियर है। तो आप आखिर ईमानदारी से, यूथ के साथ तो ईमानदारी बरत लीजिए।
और सही। राजस्थान में केवल इसी नहीं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी अब होने वाले हैं, हाँ। उनमें आप अपना लीजिए। ठीक है। लोग कह रहे हैं फर्जी डिग्रियां पक रही है, ठीक। उसको रोक लीजिए। ठीक। तो आपको पूरा सिस्टम वेरीफाई करना पड़ेगा, सही है, क्रॉस सही चेक है, करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल सही है। एक एजेंट साहब के पास जाऊंगा, लेकिन मैं अनिता जी एक बार आपके पास आ रहा हूँ वापस। आपने भी फरमाया कि और आपकी पार्टी के प्रवक्ता कहते रहे हैं इस बात को कि साहब हमारे टाइम भी पेपर रद्द हुआ होगा, लेकिन कांग्रेस तो अब तो सरकार में कांग्रेस है ना, सवाल तो उन्हीं से किया जाएगा। तो भाई महंगाई बेरोजगारी की बात आती है तब तो आप यूपीए सरकार का हवाला देते हैं। आप कहते हैं 2014 से पहले ऐसा ही हाल था, पेट्रोल डीजल की कीमतें आनुपातिक रूप से तब भी महंगी थी, तब आपको पुरानी सरकार का कार्यकाल क्यों याद आ जाता है? यहाँ आपको अपनी सरकार, आपकी सरकार के कार्यकाल की बात क्यों ना हो? एक बात। दूसरी बात अनिता जी बताइए कि कानून को तो आप लोग खारिज करते रहे हैं, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी, तो फिर वो कौन सा नुस्खा था जो आपके पास था और इस सरकार ने आते ही उस नुस्खे को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ियां हो गई? दे दीजिए ना इनको वो नुस्खा, अनिता जी। देखिए शर्मा जी, मैंने पहले ही ये बात कही है, फर्स्ट लाइन मैंने ये कही थी कि एक सरकार का इकबाल होता है ना। और जैसा जैमिनी जी ने कहा कि एक पूरा सिस्टम किस तरह से टाइट सिस्टम होता है, उस टाइट सिस्टम की मॉनिटरिंग कैसे होनी चाहिए, किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और वो जिम्मेदार व्यक्ति किस हद तक नीचे तक मॉनिटरिंग कर पाता है, ये बहुत जरूरी है। मैंने उदाहरण दिया दीपक उत्प्रेती जी का, है ना। मैं आज भी, मतलब वो रिटायर हो गए, लेकिन मैं आज उनके उस बात से सहमत हूँ कि उन्होंने इस हाथ को पता नहीं लगने दिया कि परीक्षा कौन आयोजित कर रहा है, कौन पेपर लगा रहा है, किस सेंटर में कौन सा पेपर जा रहा है। तो ये कुछ लोग ऐसे आपको चुनने पड़ेंगे जो इस सिस्टम को लगाने पड़ेगा परीक्षा ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन आप जो है, ये बात एक हद तक सही हो सकती है, लापरवाही अनिता बघेल बोले इस बात को या कोई भी बोले, ये बात एक हद तक सही हो सकती है कि आम आदमी तो सरकार चुनता है, आगे फिर तंत्र को सरकार चुनती है, वो अलग पहलू है। कानून के इकबाल की बात ये हो रही है, समझ में आना बड़ा मुश्किल है कि कोई कानून बनाया तो जा सकता है, लेकिन उस कानून को असरदार बनाया जाए, ये भी एक अलग से चरण जोड़ दिया जाना चाहिए क्या, कि ये कानून बनाया जाएगा फिर इस कानून को असरदार भी बनाया जाएगा। देखिए, जब भी कोई समस्या आती है और या सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन विफल होता है, तो सिर्फ एक रास्ता ढूंढते हैं कि हम कानून को और कड़ा बना देते हैं। जब एक के बाद एक परीक्षाओं में पेपर लीक होते गए, तो सरकार ने एक शॉर्टकट रास्ता निकाला कि हम एक कठोर कानून बना लेते हैं। परंतु कठोर कानून बनाना और कठोर कानून को लागू करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कानून से आप डर पैदा कर सकते हैं, पर यदि आपकी मशीनरी इतनी कमजोर है कि हर अपराधी ये मानता है कि ये मशीनरी है, ये पुलिस तो मेरी जेब में रखी है और कानून कितना ही कठोर बना ले ये मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वही होगा जो इस परीक्षा के एग्जाम में हुआ। ये एग्जाम वो था जो उस एजेंसी ने कंडक्ट किया था जिसकी जिम्मेदारी थी इस कठोर कानून को लागू करने की। परंतु अपराधियों के मन में ये बात थी कि पुलिस हमारी दोस्त है और आदमी के मन में ये था कि पुलिस हमारी दुश्मन है, और उसी का ये परिणाम निकला है। प्रश्न इस बात का ये है कि आपने कानून सजा देने के लिए बना लिए, पर परीक्षा को फुल प्रूफ करने के लिए नियम क्या बनाए, कौन सा एक सिस्टम डेवलप किया। कानून एक अलग चीज होता है और रूल्स अलग होते हैं। क्या आज भी राजस्थान सरकार या कोई भी सरकार बता सकती है कि पब्लिक एग्जामिनेशन के कंडक्ट करने के लिए हमने ये डेफिनेट रूल्स बना रखे हैं और इन रूल्स की पालना करना जरूरी है, और इसमें कोई भी लूप होल हमने नहीं छोड़ा है, और लूप होल अगर छोड़ा होगा तो उसको हम दूर कर लेंगे। 1 घंटे तक अगर सीसीटीवी बंद रहता है और कंट्रोल रूम को पता नहीं रहता कि किस सेंटर का सीसीटीवी बंद है, तो फिर इस व्यवस्था का मतलब रहा। इसका कारण ये है कि आपने कानून दिखाने के लिए बना दिया, पर आप उसको लागू नहीं कर रहे। दूसरी बात, जो आपको नियम बनाने चाहिए थे एक सार्वजनिक परीक्षा को कंडक्ट करने के लिए, वो आज तक आपने नहीं बनाए, और न उन नियमों को स्ट्रीमलाइन किया, न स्टडी किया है, और जो आपका एक सेट प्रोसीजर है वो तक एस्टेब्लिश नहीं है। आज तक सरकार का कोई स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है कि सार्वजनिक परीक्षाएं किस प्रकार से कंडक्ट की जाए। तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, और वो भी उस हालत में कि जब हमारी सारी मशीनरी बेईमानी और भ्रष्टाचार करने के लिए तैयार बैठी है। तो जब तक आप फुल सिस्टम रूल्स पे नहीं बनाएंगे, तब तक ये परीक्षाएं ऐसे ही फेल होती रहेंगी और बेचारे बेरोजगार ऐसे ही। दूसरी बात जैन साहब, आपकी बात में मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ इसमें
कि कानून का खौफ या कानून का इकबाल जिसको कहा जा रहा है, वो इकबाल को लेकर अगर कायम करने की कोशिश की जाए, जैसे बुलडोज़र की बात आ गई, यहाँ भी पर एक रीट के बाद में भी बुलडोज़र चला था और बुलडोज़र तो चर्चा में है ही पूरे देश में, तो वो पहली बात तो ये सवाल उठते हैं कि साहब संवैधानिक नहीं है, संविधान के दायरे में नहीं है, और कुछ दायरा निकाल भी लिया जाए, कोई गली निकाल भी ली जाए तो एक आदिम तरीका है कानून का डर बिठाने का, लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलता। तो इस धर्म संकट से इससे कैसे डील किया जाए जैन साहब? देखिए, कानून का डर तब लागू होगा जब कानून को कठोरता से लागू किया जाएगा। यदि आज मुकदमा दर्ज करा के 10 साल तक आप सजा नहीं दिला पाएंगे, या सिर्फ एक मुकदमा दर्ज करके वाहवाही लूट लेंगे और उसमें इतने लूप होल छोड़ देंगे कि सब लोग निकल कर बाहर आ जाएं या जमानत पर बाहर आ जाए, तो कानून का खौफ पैदा नहीं होगा। भ्रष्टाचार का हम उदाहरण दें, जब से एसीबी में कुछ अच्छे ईमानदार अफसर आए, तब से एक के बाद एक भ्रष्ट अधिकारी पकड़े गए, पर हो क्या रहा है कि लूप होल्स में थोड़े दिनों बाद उनकी जमानत मिल जा रही है, और सरकार का एटीट्यूड कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको कहीं बड़े बड़े पदों पर लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कानून का इकबाल तो प्रशासन स्वयं खत्म कर रहा है। कानून का इकबाल है कहाँ? अगर क्योंकि पुलिस अपना कानून लागू नहीं कर पाए और पुलिस के एग्जामिनेशंस में चोरी हो रही थी, इसका मतलब सीधी सी बात है कि पुलिस के लिए मानना लिया गया है कि जो 1956 में मुल्ला ने कहा था कि पुलिस इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ डेकोइट्स इन इंडिया माइलो, और ऐसा लगता है कि राजस्थान की पुलिस उसको साबित करने में लग गई है। पुलिस की दोस्ती आजकल अपराधियों से है, आम आदमी से नहीं है। और जब पुलिस के बारे में ये धारणा बन जाए कि आम आदमियों की नहीं है, अपराधियों की है, तो ऐसी परिस्थिति में कानून का इकबाल कहाँ बुलंद होगा? 1959 में जो मुल्ला ने कहा था वो लगता है वो राजस्थान में लागू है। जी स्वर्णिम जी, आपने भी कहा कि आप लोग करवा रहे हैं, चूँकि परीक्षाएं करवा रहे हैं, आप भर्ती देना चाहते हैं, आप मंशा रखते हैं रोज़गार देने की, और अभी और भर्तियां निकलने वाली हैं, तो ये तो नहीं मानकर चला जा सकता ना, क्योंकि काम करेंगे तो जैसे एक स्वाभाविक एक नियम है जो चलता है कि काम करेंगे तो गलतियाँ होंगी, लेकिन ये इस तरह का काम नहीं है जो गलतियों के साथ किया जाए तो भी वाहवाही मिले। स्वर्णिम जी, देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि जो भी ये घटना हुई, एक सेंटर के कारण जो है 1,62,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी, ये बिल्कुल दुखद है। और एक आप देखिए, सैकड़ों सेंटर्स थे, हजारों सेंटर्स थे, उन्होंने भी ईमानदारी से काम किया। अब एक सेंटर ने नहीं किया तो इसके लिए इसको सजा मिलेगी निश्चित रूप से, लेकिन ये दुखद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के मैं नेताओं को सुनता हूँ, सब कहते हैं कि कांग्रेस शासन, अरे भाई कांग्रेस की पुलिस तो नहीं है, ये पुलिस कांग्रेस की नहीं है, ये पुलिस भारतीय जनता पार्टी होगी तब भी यही रहेगी, ये तंत्र जो शासन तंत्र है वो तब भी यही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये बातों गले उतरने वाले नहीं है सर। देखिए पुलिस तो वही रहती है, अधिकारी तो वही रहते हैं, मशीनरी वही रहती है। इनकी पुलिस ऐसा कर रही है वैसा करे, ऐसा नहीं है। पुलिस ने बाकी जगह भी परीक्षाएं कराई हैं, बाकी जगह भी सेंटर्स ने ईमानदारी से परीक्षा कराई है। उसी गाड़ी को चलाते हुए एक व्यक्ति आपको सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचा देता है, एक व्यक्ति आपको रास्ते में ही भगवान के घर पहुंचा देता है। तो ये तो आपकी समझदारी है ना कि आप उनमें से किस आदमी को चुनते हैं, ये क्षमता तो आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब जैमिनी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अपनी बात, लेकिन साथ में ये भी एक सवाल और है मेरा। स्वर्णिम जी, आप कह रहे हैं कि पुलिस नहीं कह रही है, लेकिन मलिंगा जी ने खुद लाठर साहब पर आरोप लगाए। अगर पुलिस के तंत्र में कमजोरी नहीं है तो ये राजस्थान में ये कहा जा रहा है गांव में कि जो कानून है वो गरीब के लिए तो पिसने के लिए और अमीर को सुरक्षा दे रहा है। ये आम धारणा बन गई है जब से रीट का पेपर आउट हुआ है। जो टॉपर आई थी उस लड़की ने एक जगह एक मैगजीन में इंटरव्यू में कहा है कि मुझे शर्म आती है कि मैंने राजस्थान में जन्म लिया है। तो यह हम सबके लिए शर्म की बात है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अगर आप प्रतिभाशाली नौजवानों का सपना तोड़ेंगे तो मालिक भी आपको माफ नहीं करेगा कि जाके राज्य में प्रजा दुखारी सो नरक अवसी नरक अधिकारी। अगर आपके राज्य में ये नौजवान बददुआएं दे रहे हैं तो आप याद रखना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। यही असर इसीलिए हो रहा है पार्टियों का, जो चुनाव आ रहे हैं ये हो रहा है क्योंकि जनता में बददुआएं बहुत लगती है। और ये बेरोजगार, जब आपकी तमाम नेता 5 स्टार होटलों में उदयपुर में ऐश कर रहे थे, सड़कों पे लेट रहे थे, वो फोटोएं देखिए और उनके सपने को तोड़ दिया, इससे बड़ा पाप मैं समझता हूं है नहीं। और इसके साथ चिंता इस बात की भी होनी चाहिए साहब, और वो चाहे सरकार आपकी अनीता बघेल जी रही है, आगे आ जाए, स्वर्णिम जी की है, अभी राजस्थान की बात हो किसी और जगह की बात। एक बात आपको सुनिए, अपनी बात को पूरी करूंगी। एक बात मैं कहना चाहूंगी, स्वर्णिम जी ने पुलिस के बारे में कहा है ना कि वो बीजेपी की भी वही पुलिस है और कांग्रेस की भी वही पुलिस है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि कांग्रेस के राज में जो सरकार हिल गई थी
सचिन पायलट की वजह से, और उस वजह से आपने हर विधायक को ये छूट दे दी कि वो अपनी फील्ड में अपना जैसा चाहा अधिकारी, पुलिस अधिकारी तैनात कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीएम है कांग्रेस के राज में। और सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर में जो इतनी बुरी स्थिति बिगड़ी है, वो सिर्फ इसी वजह से बिगड़ी है कि आपने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सीएम पैदा कर दिया। वो अपनी जैसे, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी है, टाइम पर आपके कार्यकर्ताओं की ये शिकायत रहती थी कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमारी चलती नहीं है, इनके यहाँ चलती है, तो आपको तकलीफ है। लेकिन चिंता देखिए अनिता जी, इस बात की करिए, सुनिए मेरी बात सुनिए अनिता जी, अगर आगे सरकार कभी आपकी आती है तो आपके सामने भी ये चुनौती होगी। चुनौती ये नहीं होगी कि आप एक परीक्षा को सफलतापूर्वक करा दें बिना किसी धांधली, बिना किसी नकल के। चुनौती इस बात की है कि राजस्थान में अब जब परीक्षार्थी परीक्षा देने जाता है तो उसके दिमाग में ये नहीं होता कि इसका परिणाम कब आएगा। उसके दिमाग में यही होता है कि कहीं इस परीक्षा का पेपर आउट नहीं हो जाए, मेरी सारी करी धरी मेहनत है वो बेकार नहीं चली जाए। ये परीक्षा का आयोजित होना, परिणाम आ जाना और नियुक्ति मिल जाना, इस बीच में ये जो खबर है ना कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, धांधली हुई थी, नकल हुई थी, परीक्षा रद्द हो गई, इसका शुभ लेकर ही चलता है परीक्षार्थी आखिर तक। इसको डील करना मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।